नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू डिविडेंड इनकम। इससे पहले हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन देखा था। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड जो होता है वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का जो कि कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, तो वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को, ठीक है, अपने टैक्सेबल इनकम से या फिर टैक्स फ्री इनकम से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और द टैक्स फ्री इनकम इज नोन एज डिविडेंड। सो डिविडेंड हमें पता चल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड, तीन तरह के डिविडेंड होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल डिविडेंड, सेकेंड वन इज डीम्ड डिविडेंड एंड द थर्ड वन इज इंटरिम डिविडेंड। तो नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है? तो नॉर्मल डिविडेंड जो है ये हमारा डिक्लेयर हो जाता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो नॉर्मल डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसी टाइम डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो जिस साल ये डिक्लेयर होता है उसको उसी साल का डिविडेंड मान लिया जाता है। ठीक है, डीम टू बी द इनकम इन विच इट इज डिक्लेयर। तो जो नॉर्मल डिविडेंड होता है वो जिस साल डिक्लेयर किया जाता है उसी साल उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। ठीक है, उसी साल उसको उसी साल का डिविडेंड मान लिया जाता है। नेक्स्ट है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? तो डीम्ड डिविडेंड जो है वो एक्चुअल डिविडेंड नहीं होता है, लेकिन इसे डिविडेंड मान लिया जाता है। ये कंपनी के द्वारा इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सके। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? तो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर की गई हो। जैसे अगर कंपनी जो है दो एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो तीन तरीके के डिविडेंड होते हैं, नॉर्मल डिविडेंड, डीम डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। अब हम लोग डीम डिविडेंड को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो डीम डिविडेंड होता क्या है? तो अंडर सेक्शन 222 डीम डिविडेंड को डिफाइन किया गया है। तो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A के तहत एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज नोन एज डीम डिविडेंड। तो अगर हम लोग कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एसेट का, ठीक है, एसेट का जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने शेयर होल्डर के बीच में, तो उसको क्या मान लिया जाता है? डीम डिविडेंड। अब टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या कहने का मतलब है? तो अब यहाँ पर जिस एसेट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जिस एसेट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो उसे डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि अगर जिस एसेट का हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, जिस एसेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, जो भी, ठीक है, वो या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के इक्वल होनी चाहिए या उसके कम होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो उसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, लाइक अगर हमारी एसेट जो है 1 लाख की है, ठीक, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 5 लाख है। ठीक है, और हमारी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या हो गया? जो रिजर्व एंड सरप्लस है और बोनस शेयर होते हैं तो वो आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमारी 7 लाख है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है शेयर का क्या है? 5 लाख है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितनी है? 7 लाख। तो इस केस में ये डीम डिविडेंड कहलाया। लेकिन अगर हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट की वो हो जाएगी 10 लाख
और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 7 लाख होगी तो वो डीम डिविडेंड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज नोन एज डीम डिविडेंड, ठीक है। तो वो जब हम लोग एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसी को कहते हैं डीम डिविडेंड। फिर अंडर सेक्शन 222B के तहत एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिवेंचर का कर रहे हैं, स्टॉक का कर रहे हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स का कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डीम्ड इनकम कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन। जब हम लोग की कंपनी जो है लिक्विडेट होती है, जब लिक्विडेशन होता है, तो उस टाइम जब हम लोग एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, डीम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडर सेक्शन 222D डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम लोग शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डीम डिविडेंड। और लास्ट है डीम डिविडेंड में अंडर सेक्शन 222E लोन एंड एडवांसेस बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो लोन और एडवांस देती है तो उसे डीम डिविडेंड मान लेते हैं। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक, वो इस क्लोजली हेल्ड कंपनी में जो शेयर होल्डर है उसका 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेनिफिशियरी ओनर कहेंगे, ठीक है, या शेयर होल्डर होगा ये किसका, क्लोजली हेल्ड कंपनी का। अब जो ये शेयर होल्डर है, अगर अगर ये जो शेयर होल्डर है इसको अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी कोई लोन या एडवांस देती है, ठीक है, अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है अपने इस बेनिफिशियरी ओनर को कोई भी लोन या एडवांस देती है तो इस लोन और एडवांस को हम लोग डिविडेंड मानेंगे, ठीक है। इट इज नोन एज द डीम डिविडेंड, ठीक है। और अगर शेयर होल्डर जो है उसका किसी भी कंसर्न में, ठीक है, किसी भी अदर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट है और उस कंसर्न को क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है वो लोन और एडवांस देती है, उस केस में जो ये लोन एडवांस दिया गया है इस कंसर्न को ये माना जाएगा कि इसके शेयर होल्डर के बिहाफ में इसे दिया गया है और इसे इस लोन एडवांस को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी पर्सन को इस शेयर होल्डर के बिहाफ में लोन या एडवांस देती है तो उसे भी क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनी होती हैं, वो डिविडेंड जो है डायरेक्टली जब डिविडेंड डायरेक्टली देती हैं तो उसमें उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली देती हैं तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो गवर्नमेंट है वो उनकी ये जो चाल है, ये जो साजिश है वो समझ गई और वो क्या की कि वो बना दी कि जो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, जब क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है किसी को भी लोन या एडवांस देगी, ठीक है, तो उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा, ठीक है। वो शेयर होल्डर हो सकता है जिसका उसमें 10% वोटिंग राइट है, ठीक है। अगर उसको वो लोन या एडवांस दी तो वो क्या हो गया, डीम डिविडेंड कहलाया। अगर कोई कंसर्न है जिसमें इस शेयर होल्डर का 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट है, ठीक है, उसको अगर लोन और एडवांस देगी तो वो क्या माना जाएगा, इस लोन और एडवांस को हम लोग क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड। और अगर किसी पर्सन को देती है इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे लोन और एडवांस तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड, ठीक है। सो डीम डिविडेंड जो है वो 5 तरीके की होती हैं। कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एसेट का
उसको डिविडेंड मानेंगे, ठीक है, डीम डिविडेंड। अगर डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट का हुआ तो उसे डीम डिविडेंड मानेंगे, ठीक है। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या शेयर कैपिटल में रिडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, उसको डीम डिविडेंड मानेंगे। और अगर कोई भी लोन या एडवांस जो है क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा दी गई है किसी भी शेयर होल्डर को या उसके बिहाफ में किसी कंसर्न को या फिर किसी पर्सन को, तो उसे भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। अब हम लोग डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। डिविडेंड के लिए जो हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा है फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है तो उस केस में अंडर सेक्शन 115O कंपनी को डीडीटी पे करना होगा। डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होगा। तो अभी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो क्या है, एट द रेट 15%, प्लस उसको सरचार्ज देना होगा और सेस देना होगा, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है तो उसे अंडर सेक्शन 115O के तहत डीडीटी पे करना होगा। और जो शेयर होल्डर होते हैं, जिस शेयर होल्डर को वो डिविडेंड देती है, ठीक है, तो उनके हाथों में अंडर सेक्शन 1034 के तहत वो एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर के हैंड में वो एग्जम्प्टेड होगा और डोमेस्टिक कंपनी जो कंपनी पे करेगी उससे वो चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसने सोचा कि हाँ इतना अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है वो डिविडेंड पे करेगी, ठीक है, तो उसको उस अमाउंट पर अंडर सेक्शन 115O के तहत डीडीटी पे करना होगा, ठीक है। और जब वो उसे शेयर होल्डर को पे कर देगी तो अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, वो एग्जम्प्टेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है उसने पे कर दिया है टैक्स, ठीक है, उसने डीडीटी पे कर दिया है, इसीलिए ये शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 1034 एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। अब हम लोग फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब शेयर होल्डर को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम लोग इनकम टैक्स में 5 हेड्स पढ़े थे, उसके अंडर में एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है, ठीक है। तो उसी के अंडर में शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द डिविडेंड, ठीक है, रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी से अगर कोई भी डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर टैक्सेबल है, ठीक है। अब जब हम लोग डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे थे तो ये क्या है, एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1034। लेकिन इसके लिए क्या है कि कुछ एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, कुछ एग्जम्पशंस हैं, तो अब हम लोग उन्हें देखेंगे, ठीक है। वो एग्जम्पशन क्या है, तो जो फाइनेंस एक्ट है 2016, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया receive dividend in aggregate exceeding ₹10 lakh from domestic company, he will be liable to pay tax at the rate 10% plus surcharge plus cess, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2016 है, उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट है इंडिया का, अगर उसे डोमेस्टिक कंपनी से क्या डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा अमाउंट का, ठीक है, अगर उसे 10 लाख से ज्यादा अमाउंट का मिल रहा है डिविडेंड, तो उस केस में शेयर होल्डर जो है वो लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। तो कितना पे करेगा वो, 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। तो ये जो है ये स्पेसिफाइड जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर जो रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, उसका अगर डिविडेंड जो है एक्सीड हो रहा है 10 लाख से ज्यादा उसे अगर डिविडेंड मिल रहा है, उस केस में वो लायबल है पे करने के लिए क्या, 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। अब ये स्पेसिफाइड शेयर होल्डर क्या होते हैं, एनी पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी
अ फंड और द ट्रस्ट अंडर सेक्शन 23C और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12A और 12AA। तो कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है अदर देन, उसमें कौन कौन नहीं इंक्लूड होगा, तो डोमेस्टिक कंपनी नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है। कोई भी फंड और ट्रस्ट जो रजिस्टर हुआ होगा अंडर सेक्शन 23C, और या कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हुआ होगा अंडर सेक्शन 12A और 12AA के अंडर, ठीक है। तो इन लोगों के अलावा कोई भी शेयर होल्डर जिनका 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड हो रहा है, एग्रीगेट डिविडेंड जो है 10 लाख से ज्यादा है, उससे टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी में जो कंपनी है उसको अंडर सेक्शन 115O के तहत जो है डीडीटी पे करना होगा। शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर हैं वो जो है जिनका 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड हो रहा है वो लाइबल है पे करने के लिए टैक्स, कितना 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। अभी जो ये वाला डीडीटी है वो 15% है, ये बाद में चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने अमाउंट नहीं लिखा है। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी से अगर कोई भी डिविडेंड मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ वी विल लुक टू द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड। तो डीम्ड डिविडेंड के टाइम हम लोग कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होता है, तो डीम्ड डिविडेंड हम लोगों ने अभी देखा था कि अंडर सेक्शन 22A टू 22E। अब अगर अंडर सेक्शन 22A टू 22D, ठीक है, उसका हम लोग सेम उसी तरह करेंगे जैसे डोमेस्टिक कंपनी में करते आ रहे हैं। क्या होगा कि अंडर सेक्शन 115O के तहत कंपनी जो है टैक्स पे करेगी, ठीक है, कंपनी जो है डीडीटी पे करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफाइड शेयर होल्डर है, स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वो अगर वो लोग को 10 लाख से ज्यादा का एक्यूमुलेटेड डिविडेंड मिल रहा है तो उस केस में उसको टैक्स पे करना होगा, जो शेयर होल्डर है उसको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अंडर सेक्शन 22E लोन एंड एडवांसेस बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी, उस केस में क्या होगा कि शेयर होल्डर है वो टैक्स पे करती है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है वो नहीं टैक्स पे करेगी, जो शेयर होल्डर होती है वो टैक्स पे करती है, ठीक है। नाउ वी विल लुक टू द टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू द डिविडेंड। तो टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं अब हम लोग डिविडेंड के टाइम। तो फर्स्ट है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो है जो डिविडेंड इशू कर रही है उसे क्या करना चाहिए कि बोनस शेयर इशू कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब डिविडेंड की जगह अगर वो बोनस शेयर इशू कर देगी तो उसको जो अंडर सेक्शन 115O के तहत जो टैक्स पे करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिविडेंड की जगह उसे क्या करना होगा, बोनस शेयर इशू कर दे। तो बोनस शेयर इशू कर देगी तो उसको अंडर सेक्शन 115O के तहत जो पहले टैक्स पे करना पड़ रहा था अब वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो शेयर होल्डर होंगे उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो टैक्स जो है वो शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। बोनस शेयर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बोनस शेयर का भी सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग करते टाइम क्या करेगी, जो डोमेस्टिक कंपनी है वो बोनस शेयर इशू कर देगी, ठीक है, ताकि जो कंपनी को पहले डीडीटी पे करना पड़ रहा था अंडर सेक्शन 115O के तहत वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो शेयर होल्डर है उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, शेयर होल्डर को टैक्स जो है पेमेंट करना होगा टैक्स की। सो सेकंड क्या है, पेमेंट मेड बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स बेनिफिशियल ओनर और ऑन हिज बिहाफ टू एनी अदर पार्टी आर नॉट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा जो लोन या एडवांसेस दिया जाता है बेनिफिशियल ओनर को, ठीक है, और कोई भी अदर पार्टी जो उसके बिहाफ पे दिया जाता है लोन और एडवांस, ठीक है, तो वो एग्जम्प्टेड नहीं होता है अंडर सेक्शन 1034। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है उसको टैक्स पे करना होता है। तो इस केस में क्या करे कि जो शेयर होल्डर है वो अपने जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उससे कभी लोन ना ले, ठीक है, उससे क्या करे, उससे लोन ना ले, और हो सके तो अगर इन केस अगर उसे लोन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करे कि अपना
जो होल्डिंग है, जो वोटिंग पावर है क्लोजली हेल्ड कंपनी में, दैट इज 10%, उसको क्या करे, रिड्यूस कर सके, कम कर दे। ठीक है, अगर वो 10% से अपना जो वोटिंग पावर है, जो होल्डिंग किया है उसने शेयर, वो अगर कम कर देती है, उस केस में क्या होगा कि जो लोन और एडवांसेस दिया जा रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा टू द बेनिफिशियल ओनर, उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो लोन और एडवांस देती है अपने बेनिफिशियल ओनर को या उसके बिहाफ पे किसी और कंसर्न को देती है, तो वो जो है टैक्सेबल होता है उस शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, तो इस केस में क्या करें कि जो शेयर होल्डर है वो या तो लोन ना लें। ठीक है, अगर लोन नहीं लेंगे तो उनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, और अगर वो लोन ले रहे हैं तो वो क्या करें कि अपना जो 10% है, जिन उनका वोटिंग पावर था, उसको क्या करें, रिड्यूस कर दे, वो कम कर दें। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी से रिलेटेड है, वो क्या है कि जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था शेयर होल्डर का दूसरे कंसर्न में। ठीक है, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था शेयर होल्डर का किसी और कंसर्न में, ठीक है, और उससे अगर लोन या एडवांसेस मिल रहा था क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में क्या करे कि जो कंसर्न है वो लोन ना ले। ठीक है, और या तो जो जिस शेयर होल्डर का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कम कर दें। तो उसमें क्या होना चाहिए कि 20% होता है वोटिंग पावर। ठीक है, उस 20% की वोटिंग पावर को वो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। उस केस में भी क्या होगा कि कंपनी को, अरे जो कंसर्न है, उसको टैक्स नहीं पे करना होगा। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये शेयर होल्डर है, तो इस शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसको हम लोग डीम डिविडेंड मानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है शेयर होल्डर के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। अब शेयर होल्डर को क्या करना होगा, इस पे टैक्स पे करना होगा। तो ये शेयर होल्डर क्या करे, या तो इससे लोन ही ना ले, ठीक है, तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और अगर इससे ये लोन ले रही है तो अपना ये जो 10% जो वोटिंग राइट है उसको कम कर दे। ठीक है, अगर इसका 10% वोटिंग राइट है तो वो 10% से अपना वोटिंग राइट हो सके तो कम कर दे, तो इससे भी उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो दूसरा है, जो मतलब जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसमें, कि जो जब कोई कंसर्न है, ठीक है, एनी कंसर्न जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जो ये शेयर होल्डर है इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंसर्न में, ठीक है, इसमें उसका 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट है। तो अगर इस कंपनी को, इस कंसर्न को क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन और एडवांस देती है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, डीम डिविडेंड मानते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो कंसर्न है इसके हाथ में वो जो डिविडेंड मिला है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो अब क्या करे ये कंसर्न, अपनी टैक्स प्लानिंग जब वो कर रही है, अगर वो चाहती है कि उसका टैक्स जो है लायबिलिटी रिड्यूस हो, तो इससे लोन या एडवांस ना ले, और अगर ये लोन या एडवांस ले रही है तो क्या करे कि जो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था शेयर होल्डर का इस कंपनी में, उसको रिड्यूस कर दे। ठीक है, 20% से कम कर दे, तो उस केस में भी उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि जो लोन हमें मिल रहा था, लोन या एडवांसेस जो भी मिल रहा था, जो 2 और 3 पॉइंट में, ठीक है, हम लोगों ने देखा है, वो मिल रहा था, वो डीम डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, तो उसको क्या, अब क्या होगा कि ये जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड मिला है क्लोजली हेल्ड कंपनी से, उसको तो डीम डिविडेंड मान दिया गया है। तो अब जो कंसर्न है या फिर जो बेनिफिशियल ओनर है, जो शेयर होल्डर है जिसे लोन या एडवांस मिला है, अब उसको इसका पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। मतलब इसने जो लोन लिया है अब उसको वो पे नहीं करेगा। ठीक है, वो लोन को पे नहीं करेगा। क्यों नहीं पे करेगा, क्योंकि अब उस लोन को, क्योंकि डिविडेंड मान लिया गया है, ठीक है, उसको डिविडेंड मान लिया गया है, इसलिए अब वो पेमेंट नहीं करेगा उस लोन या एडवांसेस का। ठीक है, जब फ्यूचर में कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उस समय उस लोन को क्या कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो डबल टैक्सेशन होगा, जो डबल टैक्सेशन होने वाला था वो नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू द डिविडेंड डिसीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।